Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of April 2023. तो गाइस आज है तारीख 11 अप्रैल 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट के भी न्यूज आर्टिकल्स को कवर करते हैं। और खास बात यहां पर इस लेक्चर की यह है कि वीडियो के लास्ट में आपको डेली बेसिस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना, लास्ट में आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं उनको अटेम्प्ट करना और जो भी आपका स्कोर आता है उसको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखना। इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है, वहां पे जाकर दीपक यादव एजुकेशन लिखना है, आगे यूपीएससी जरूर लगा देना, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, वहां पर फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। 12,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के बारे में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो मीटिंग है, ये अभी रिसेंटली होती है और इस मीटिंग को हमारे पीएम मोदी ने अटेंड किया था, यानी कि इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये मीटिंग कहां पे हुई है तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, वनडे एग्जामिनेशन के लिए मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल में इस मीटिंग को रखा गया था। पीएम मोदी ने पार्टिसिपेशन किया है, इस वजह से ये थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ अब डिस्कस करेंगे कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2023 के बारे में। ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो मीटिंग है, ये हमारे सभी कमांडर्स की मीटिंग होती है। ये बेसिकली हमारे देश का एक बाइनल इवेंट है। बाइनल इवेंट मतलब हर 2 साल में एक बार इस इवेंट को रखा जाता है, जहां पे जो हमारे मिलिट्री मैटर्स हैं, मिलिट्री से संबंधित जो बड़े बड़े इश्यूज हैं या नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो ऐसे टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस किया जाता है, इन टॉपिक्स को लेकर चर्चा की जाती है। और ध्यान रखना ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होता है और अब की बार भी 3 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ है। और साथ ही साथ में इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम जो है वो है रेडी, रिसर्जेंट और रेलिवेंट। ये इसका आपकी बार का थीम देखने को मिलेगा। इस पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो फोकस रखा गया था वो 2 पॉइंट्स के ऊपर रखा गया था। सबसे पहला नेशनल सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा। दूसरा यहां पर थिएटराइजेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस। जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसमें हम लोग क्या करें, थिएटराइजेशन कर दें। यानी आपने पहले ये कॉन्सेप्ट सुना होगा थिएटर वाला, थिएटर कमांड बना दिया जाए। अभी कहोगे ये अभी भी समझ में नहीं आया, देखो इसको समझाने के लिए मैं आपको सिंपल से भाषा में कोशिश करता हूं, आपको एक क्लैरिटी मिले। तो इंडिया भर में आप देखोगे तो अलग अलग जगह पर अलग अलग कमांड्स हैं। आज के समय पर देश भर में अलग अलग कमांड्स बना रखी हैं। जैसे यहां पर आप देख पाओगे कुछ हमारी जैसे आर्मी कमांड्स कहां पर है, ये जो आपको ये वाला सिंबल दिख रहा है ये आर्मी का है, और ये सर्कल वाला सिंबल जो दिख रहा है ये हमारी एयरफोर्स का है, और ये वाला सिंबल हमारी नेवी का है। तो नेवी की कई सारी कमांड्स है, क्योंकि इधर समुद्र वाला हिस्सा है तो उनकी कमांड्स अलग देखने को मिलेंगी। उसके बाद में यहाँ पर एयरफोर्स की अलग कमांड्स देखने को मिलेंगी। कोई कोई रीजन ऐसे हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी ये जो है एयरफोर्स की कमांड है, ये हमारी आर्मी की कमांड हो गई। ठीक है, तो आर्मी के अलग अलग ग्रुप्स हैं, ये अलग अलग यूनिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब पूरे देश भर में अलग अलग ग्रुप्स जो हैं इन तीनों आर्म फोर्सेस के बटे हुए हैं। ठीक है, तो अभी थिएटराइजेशन में मेन मकसद यहां पर यह है कि हम तीनों का, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों को मिलकर, यहां पर तीनों को मिलाकर एक इंटीग्रेटेड ग्रुप बनाए, एक इंटीग्रेटेड कमांड बनाए और उस कमांड को यहां पर तैनात करें। तो तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे। कहोगे इससे फायदा क्या होगा? देखो बहुत सारे फायदे होंगे। अगर मैं एक सिंपल से तरीके से बताऊं तो जैसे कई सारे एयरक्राफ्ट होते हैं जो हमारी आर्मी भी यूज कर रही होती है और हमारी एयरफोर्स भी यूज कर रही होती है। तो ऐसे बहुत सारे एयरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि मान लो एक जगह पर ही पास में यहां पर ये भी है और पास में यहां पर ये भी है, आर्मी भी पास में है और नेवी भी पास में है, दोनों है। ठीक है, तो इससे यहां पर एयरफोर्स भी पास में, नेवी भी पास में है। तो अगर ये आसपास में है तो फिर यहां पे कहीं ना कहीं सारे के सारे जो हमारे एयरक्राफ्ट है वो एक ही जगह पर डिप्लॉय रहेंगे। इससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है, यानी कि एक ही चीज को हमने मतलब जो दोनों के पास है ना वो एक ही जगह पर हमने लगा रखा है। तो इसी वजह से मेन फोकस क्या है कि हम इंटीग्रेटेड कर दें, यानी कि तीनों को एक साथ, मतलब आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और साथ ही साथ में यहां पर कह सकते हो कि हमारी नेवी, इन तीनों का अलग अलग ग्रुप बना दें। जैसे अभी अलग अलग कमांड्स है तो इन तीनों को मिलाकर एक थिएटर कमांड, यहां पर तीनों साथ में होंगे, तीनों साथ में यहां पर होंगे, तीनों साथ में यहां पे होंगे, तीनों साथ में यहां पे होंगे।
ठीक है, तो वो बेसिकली ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक मेजर फोकस किया गया है। अब की बार आने वाले समय पर इसको इंप्लीमेंट भी किया जा सकता है। देखो इसकी चर्चा 2021 से ही हो रही है, लगभग 2021 से हम लोग फेडरलाइजेशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बट अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करे गए, जैसे इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट के बारे में चर्चा की गई है। भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है अब की बार वो बहुत तेजी से बढ़ा है। साल 2022-23 के अंदर में आप देखोगे लगभग अभी तक का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमने किया है, 15,920 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये पहुंच चुका है। इसके बारे में चर्चा की गई है। 2016 से जब आप कंपेयर करोगे इधर 2023 को, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। भारत ने बहुत सारे वेपन्स को, हथियारों को घर के अंदर बनाया है, यानी कि इंडिया में खुद बनाया भी और इसको एक्सपोर्ट भी किया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट हमारा 15,920 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया है। हमारा टारगेट यह है कि 2024-25 तक हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचा दें। ये कैसे कर पाएंगे? जैसे अभी हम यहां पर अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा गए हैं। कैसे बढ़ाया है? इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए ताकि हम अपने देश को सेल्फ रिलायंट बना सकें इस डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में। कौन कौन से कदम उठाए गए? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चलाया गया। उसके बाद एक मेन फोकस रखा गया है कि इसके ऊपर कि बहुत सारे जो हथियार है उनको हम अपने देश में डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना, अपने यहाँ पे यूज करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा अब की बार देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो बजट 2023-24 यानी जो लेटेस्ट बजट आया है ना, उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए अलग से खर्चा किया जाएगा और डिफेंस सेक्टर के लिए जो खर्चा है वो अब की बार बढ़ा दिया गया है। यानी डिफेंस सेक्टर के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने वाले हैं, ऐसा यहां पर मेंशन किया गया। उसके अलावा कुछ और कदम उठाए गए थे, मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है, नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट और पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। देखो इन लिस्ट के अंदर में ना कुछ आइटम्स को रखा गया, लगभग 3,738, कितने 3,738 आइटम्स को इन लिस्ट के अंदर में कवर किया गया। इन लिस्ट में कवर करने का मकसद क्या था? ये बेसिकली अलग अलग छोटे छोटे वेपन से, छोटे छोटे हथियार हैं जो भी हम लोग अलग अलग कंट्री से परचेज किया करते थे, उनसे खरीदा करते थे, इंपोर्ट किया करते थे। अब हमने यहां पर 2 लिस्ट बनाई और उसमें इतने आइटम्स डाल दिए। अब आइटम्स को उन लिस्ट में डालने से फायदा क्या हुआ? इन सबको यहां पे हमने बैन कर दिया अपने देश में कि अब हम ये आइटम्स अपने देश में नहीं मंगाने वाले। तो नहीं मंगाएंगे तो क्या करेंगे? तो ये बोला गया कि अब इनके ऊपर बैन लगाने के बाद में इन 3,738 आइटम्स को हम अपने देश के अंदर ही डेवलप करेंगे, अपने देश में ही इनको बनाया जाएगा और बनाने के बाद में यूज करने के बाद में जो हमारे पास में कुछ और एक्स्ट्रा बनाए जाएंगे उसको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, तो इससे भी कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत फायदा मिला है। हमने कई सारे आइटम्स के ऊपर बैन लगाया और उसके बाद में अपने देश के अंदर उसको प्रोड्यूस करने के ऊपर फोकस किया। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर अभी काम चल रहा है। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर में। आप देख पाओगे तमिलनाडु में इस प्रकार से डिफेंस कॉरिडोर है, यानी कि ये 5 जगह बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इनको पांचों को आपस में लिंक कर दिया गया है। यहीं पर हथियारों को, वेपन्स को बनाया जाएगा, है ना, प्रॉपर प्रोडक्शन होगा, सारे काम इस एरिया में होंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश का यहाँ पर पूरा डिफेंस कॉरिडोर है। इसमें कुछ और जगह आपको देखने को मिल जाएंगी जिनको आपस में लिंक कर रखा है, जहां पे वेपन्स का डेवलपमेंट करने वाले हैं। बाकी यहां पर अब की बार एक और कदम उठाया गया है, डिफेंस रिसर्च के ऊपर में थोड़ा ज्यादा खर्चा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, हमने एक मेन फोकस ये किया है कि बजट 2023-24 में डिफेंस के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट रखा है। पिछले साल के मुकाबले अब की बार थोड़ा ज्यादा पैसा दिया जा रहा है, तो उसमें एक मेन फोकस डिफेंस रिसर्च के ऊपर भी है कि वहां पे हम लोग प्रॉपरली रिसर्च भी करेंगे, तो रिसर्च के ऊपर भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा खर्चा जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं के बेसिस पर हमारा टारगेट है कि 2025 तक हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को 5 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंचा दें। अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। हम यहां पर बात करेंगे पालामऊ टाइगर रिजर्व के बारे में, थोड़ा रेलिवेंट आर्टिकल है। तो अभी पालामऊ टाइगर रिजर्व चर्चा में है, तो मैं आपको डायरेक्टली इस टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछे जाते हैं। पालामऊ टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड वाले रीजन में पड़ता है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। हुआ क्या है ना कि जो हमारी रेलवे और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं, एक जॉइंट इंस्पेक्शन करने वाले हैं। यहां पर वो देखने वाले हैं कि इस टाइगर रिजर्व के पार से, इसके बाहर से कोई हम रेलवे रूट निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए एक इंस्पेक्शन किया जाएगा। इस वजह से पालामऊ टाइगर रिजर्व चर्चा में आया है। अब इस टाइगर रिजर्व की लोकेशन अगर हम देखना चाहें तो यह है उत्तर प्रदेश, इधर है बिहार और बिहार के नीचे झारखंड, और यहीं पर झारखंड में आपको यहां पर पालामऊ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। और जहां पे टाइगर रिजर्व है ना, इसी एरिया को हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। जो हमारे देश के अलग अलग प्लेट्यूज हैं उसमें छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है वो इसी वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो पालामऊ टाइगर रिजर्व ध्यान रखना, ये कहां पर है, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, खासकर छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन में। ये जो टाइगर रिजर्व है ये
एक नदी से घिरा हुआ है, उसका नाम है औरंगा नदी, औरंगा रिवर। औरंगा रिवर नॉर्थ में है और वो बेसिकली यहाँ पर इस पूरे टाइगर रिजर्व को कवर कर रही होती है। फिर यहां पर बोला गया है, देखो जो प्रोजेक्ट टाइगर हम लेकर आए थे, यानी टाइगर की सुरक्षा करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग में यहां पर कुछ टाइगर रिजर्व्स में इसको लगाया गया था, यानी इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। तो ये जो स्टार्टिंग में हम 9 टाइगर रिजर्व जो हमने देश में बनाए थे ना, उसी में से एक टाइगर रिजर्व ये भी था, पालामऊ टाइगर रिजर्व, जहां पे प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्टिंग की गई। और पूरे दुनिया का ये पहला टाइगर रिजर्व था, पालामऊ टाइगर रिजर्व, जहां पर टाइगर सेंसस किया जा रहा था पगमार्क काउंट की वजह, काउंट के बेसिस पर। यह 1932 की बात है, यानी देश आजाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। यहां पर JW निकोलसन ये यहां पर इस पूरे मामले को सुपरवाइज कर रहे थे। कहोगे ये मैटर क्या था? तो यानी कि दुनिया में ये पहला टाइगर रिजर्व था, पालामऊ टाइगर रिजर्व, जहां पर हम टाइगर की काउंटिंग कर रहे थे उनके पगमार्क के बेसिस पर, यानी उनका जो पैर के निशान है उसके बेसिस पर। तो पहली काउंटिंग यहीं पर की गई थी। नाउ जो टाइगर रिजर्व जोन है ना, ये कह सकते हो एक वाटरशेड एरिया भी है, यानी कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं यहां से गुजरती हैं, कोयल, बुरा और औरंगा नदी। 3 इंपॉर्टेंट नदियां यहां पर देखने को मिल जाती हैं। और प्लांट्स की बात करें तो काफी सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, साल फॉरेस्ट और बैम्बू वगैरह यहां पर देखने को मिल जाते हैं। बाकी जानवरों की बात करें तो टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, ग्रे वॉल्फ, गौर, स्लॉथ, बियर, इस प्रकार के जो जानवरों की स्पीशीज है वो यहां पर पाई जाती हैं। और हमने यहां पर डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट टाइगर यहां पे इसमें इंप्लीमेंट किया गया था सबसे पहली बार। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? देखो, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लेकर आया गया था, जहां पे हमारा मेन मकसद था क्या, ताकि हम अपने टाइगर्स को प्रोटेक्शन दे सकें, टाइगर्स को बचा सकें। प्रोजेक्ट टाइगर आज भी चलता है। ये स्कीम जो है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा हमारे पास में एक और बॉडी है जिसका नाम है NTCA, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको स्पेशली टाइगर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना, जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में आ जाती है। क्लियर हो गया? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले दोस्तों मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना, और 2000 का जो टारगेट है लाइक्स का उसको प्लीज आप लोग पहुंचा देना। अगले आर्टिकल में बात करने वाले एक मॉथ स्पीशी की। मॉथ स्पीशी इस प्रकार के जो कीड़े हैं वो यहां पर देखने को मिल जाते हैं। मॉथ क्या है होता है ना, ये बेसिकली यहां पर बटरफ्लाई की तरह लग रहा है ना, वैसे यहां पर ये होता नहीं है, उससे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो अभी यहां पर एक नई प्रजाति मिली है, उसका नाम है कैपुलोप्साइकी केरेलेंसिस। तो ये बेसिकली यहां पर इसका पूरा नाम है। और बहुत अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं, देखो एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है। जब भी आप पुराने पेपर देखोगे तो एग्जामिनेशन में इस प्रकार से 2 बार सवाल पूछे गए। एक नई बटरफ्लाई मिली थी, आपको याद होगा, तब पूछा गया था 2017-18 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार और पूछा गया है। तो पॉसिबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन बन जाए आपसे, क्योंकि कुछ भी भरोसा यूपीएससी का नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे हमें हमेशा हर साल एक नया सरप्राइज मिल जाता है। तो ये जो स्पीशी है मॉथ स्पीशी, जिसका नाम है कैपुलोप्साइकी और केरेलेंसिस, इसका जो नाम है कहां पे पाई गई है? ये केरला में पाई गई है। कहोगे कैसे ध्यान रखेंगे? तो नाम में इसके यहां पर लगा हुआ है, देखो केरेलेंसिस। तो केरल से ध्यान रखना, केरल से ध्यान रखना, ये केरला के अंदर में स्पीशी मिली है। ठीक है, और ये लोकेशन ही पूछी जाती है हर बार, जब भी अभी तक पूछी गई है। तो रिसर्चर्स ने यहां पर इसको डिस्कवर किया है। ये मॉथ की प्रजाति है, जो कि अभी केरला के अंदर में जो कॉफी प्लांटेशन है, जहां पर कॉफी की खेती चल रही थी, वहीं से इसको पाया गया है, इसको डिस्कवर किया गया है। ये जो स्पीशी है ये मॉथ फैमिली को बिलोंग करती है, यानी कि इस प्रकार के यहां पर जो इंसेक्ट्स आपको दिख रहे हैं बटरफ्लाई से हटकर होते हैं, बटरफ्लाई भी प्रॉपर नहीं होते हैं, ये इनको हम लोग मॉथ बोलते हैं। ठीक है, इनका जो कलर है वो यहां पर समझाया गया है, पेल येलो कलर वगैरह देखने को मिलेगा। तो ये एग्जामिनेशन के लिए कुछ खास बात नहीं है, बस खाली नाम ध्यान रखना और इसकी लोकेशन क्या है वो ध्यान रखना। अगले आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी अभी हाल ही में चर्चा में आई है। तो जो जो इंपॉर्टेंट सेंचुरीज न्यूज़पेपर्स में देखने को मिली हैं वो सब मैं आपके सामने कवर कर रहा हूं। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर वन डे एग्जामिनेशन में कई दफा, बहुत सारे एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछे गए। आप बहुत सारे एग्जामिनेशन की बात करो, यानी कि इंडिया में जो बाकी सारे एग्जामिनेशन होते हैं, तो आपको पता भी होना चाहिए। तो पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर स्थित है? ये असम के अंदर में है। अगर हम मैप को देखें तो इस प्रकार से इंडिया का मैप हुआ, इधर आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखने को मिलेगा, ये पूरा असम हुआ। असम में एग्जैक्टली इस वाली जगह पर पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नजर आ जाती है। पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्यों फेमस है? ये फेमस है राइनो के लिए, क्योंकि यहां पर ये एक ऐसा सेंचुरी या कह सकते हो एक ऐसी जगह है जो कि जहां पर सबसे ज्यादा जो राइनोज है, इस प्रकार के जो गैंडे हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वहां पर भी ये जो वन हॉर्न राइनो है वो पाए जाते हैं। उसके बाद पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा इस प्रकार के राइनोस पाए जाते हैं।
और नंबर 1 पर काजीरंगा है। और इसी वजह से पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम मिनी काजीरंगा के नाम से भी जानते हैं। और कई बार आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मिनी काजीरंगा किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही बोला जाता है। यहां पर मेनली राइनोस पाए जाते हैं, उसके अलावा लेपर्ड, लेपर्ड कैट, फिशिंग कैट, जंगल कैट, इस प्रकार के जानवर भी देखने को मिल जाते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में भी था। ये जो नाम थोड़ा टिपिकल सा है ना, इसको पहले यहां से सुनना। नाम क्या है इसका? कॉन्डोस्ट्रेरियम पर्पेरियम। ये क्या है? ये बेसिकली यहां पर एक फंगस है जिसको हम फफूंद बोलते हैं। ठीक है, अभी जो फंगस है ना, ये पेड़ के ऊपर है। ये जो आप देख पा रहे हो, जूम करके पिक्चर क्लिक किया गया है, ये पीछे पेड़ है। पेड़ के ऊपर इस प्रकार से यहां पर ये फंगस लग चुका है और इस फंगस ने यहां पर उस पेड़ का, कह सकते हो, खात्मा कर दिया, पेड़ को खत्म कर दिया है। अच्छा, ये हम आज की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ है, 61 साल के एक व्यक्ति हैं, 61 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं कोलकाता से। उनके अंदर में हाल ही में एक इन्फेक्शन पाया गया और वो जो इन्फेक्शन था ना, वो एक डेडली प्लांट फंगस इन्फेक्शन था। यानी ये जो आप कह सकते हो फंगस है ना, ये जो यहां पर पूरा फफूंद लग गया पेड़ के ऊपर में, ये जो नाम दिया गया है ऊपर टिपिकल सा, यही वाला यहां पर कह सकते हो फंगस था। इसी फंगस की वजह से उस व्यक्ति में इन्फेक्शन हो गया था और पूरे दुनिया में इस प्रकार का पहला केस निकल कर आया है ये वाला। इसी वजह से ये प्लांट फंगस चर्चा में है, डेडली प्लांट फंगस, जो कि यहां पर किसी की भी जान ले सकता है। ठीक है, तो इन्फेक्शन है, ध्यान रखना। ये कैसे बनता है? इस फंजाई से, इस फंगस से, इस फफूंद से। इसका नाम क्या है? कॉन्ड्रोस्टेरियम पर्पेरियम इसका यहां पर नाम है। तो एक प्लांट फंगस है। ये क्या करता है? हमारे पेड़ को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ये आप देख पाओगे पेड़ है, इस प्रकार से इसके ऊपर ये फंगस लग चुका है। इसको हम लोग किलर प्लांट फंगस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पेड़ को तो मार देगा, लेकिन अगर ये इन्फेक्शन इंसानों में फैलता है तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। और खासकर जो रोज फैमिली वाले पेड़ पौधे होते हैं, रोज की फैमिली वाले, उनमें ज्यादातर यहां पर ही दिखाई पड़ता है। और पूरे दुनिया भर के जब आप मैप देखोगे तो खासकर जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो ऊपरी वाले रीजन है, समदर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे वाले हिस्से हैं, वहां पर ज्यादातर ये देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई है। और उसके बाद में बोला गया है कि जैसे यहाँ पर कोई लकड़ी है, खराब सी लकड़ी है, उसके अंदर ज्यादातर यहाँ पर ये फफूंद जो है वो देखने को मिल जाती है और इससे जो बीमारियां होती हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं और कभी कभी यहाँ पर वो जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। अक्सर यहाँ पर वो कह सकते हो जान ले सकती हैं। तो आपने पता होनी चाहिए कि एक जो टिपिकल सा नाम है, आपसे पूछा जा सकता है भैया ये क्या था, तो बता देना यहाँ पर ये बेसिकली एक फंगस है। ठीक है, एक डेडली प्लांट फंगस है जो कि कहीं ना कहीं इंसान की भी जान ले सकता है। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम को। इसको जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। कालिया स्कीम यहाँ पर चर्चा में है, कलिया स्कीम कह लो। अब ये कलिया स्कीम मतलब क्या है? इसका नाम है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है बेसिकली, उसी के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। तो ओडिशा की सरकार ने हाल ही में क्या किया है, कुछ पैसा यहां पर ये जो इस स्कीम के अंदर में है उसको बढ़ाकर देने के बारे में चर्चा की गई है। इस वजह से ये कलिया स्कीम चर्चा में है। इस स्कीम को ओडिशा की सरकार ने आज नहीं लॉन्च किया है। ये स्कीम 2018 में दिसंबर के महीने में ही लॉन्च कर दी गई थी। इस स्कीम का मकसद है जो गरीबी है उसको कम किया जाए और खासकर यहां पर एग्रीकल्चर के मामले में एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे ग्रो किया जाए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे ग्रो किया जाएगा? वहां पे जो कल्टीवेटर्स है, जो फसल लगा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं, छोटे छोटे फार्मर्स मतलब जिनके पास में जमीन बहुत कम है, कुछ ऐसे लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं जिनके पास में जमीन है ही नहीं, दूसरे की जमीन में खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो स्कीम है वो लेकर आई गई है। ये स्कीम क्या करेगी? फार्मर्स को एक पेमेंट करने का काम करेगी, थोड़ा अमाउंट फार्मर्स को प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि फार्मर्स जो है अपने कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकें। अब कितना अमाउंट प्रोवाइड करवाया जाएगा? तो बोला जा रहा है कि इस स्कीम के तहत लगभग 25,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा छोटे फार्मर्स को, जो मार्जिनल फार्मर्स है जिनके पास में जमीन बहुत कम है। ठीक है, तो वो क्या कर सकेंगे? वो यहां पर उस पैसों से जो फर्टिलाइजर है, जो खाद है, बीज हैं या कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स हैं, इनको परचेज कर सकेंगे, अपनी फार्मिंग को और ज्यादा बेहतर तरीके से आगे कर सकेंगे। ठीक है, फिर यहां पे बोला जा रहा है कि कुछ और पैसा यहां पर जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस 12,500 रुपए तक का असिस्टेंस भी प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा की जा रही है। कौन से लोगों को? जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं, जिनके पास में जमीन ही नहीं है। ठीक है, तो उनको यहाँ पर छोटे मोटे काम के लिए, जैसे यहाँ पर अगर वो बकरी है उसको बकरी का पालन कर सकते हैं, मशरूम कल्टीवेट कर सकते हैं, है ना, या फिर कह सकते हो कि जो फिशरमैन है, फिशरमैन के लिए जो मछली पकड़ने वाला जाल है, या मधुमक्खी का जो शहद निकालना है उनके लिए मधुमक्खी का पकड़ने वाला जो सिस्टम है,
तो यानी कि मधुमक्खी का पालन करने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाने के लिए लोग, यानी कि इससे क्या होगा, लोगों को एक रोजगार मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे 12,500 रुपए का असिस्टेंस जो है वो इस स्कीम के तहत, इस कलिया स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाया जाता है। नाउ अब बात यहाँ पर यह है कि इन सब चीजों के अलावा इस स्कीम के अंदर में कुछ इंश्योरेंस वाला प्रोविजन भी रखा गया है, यानी लाइफ इंश्योरेंस देने के बारे में चर्चा की गई है। कैसे, इसको समझना। यहां पे बोला गया है कि इस स्कीम के तहत लगभग 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा। जो भी हमारे कल्टीवेटर्स हैं या ऐसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनके पास में कोई जमीन नहीं है ना, तो यहां पर उनके लिए इंश्योरेंस स्कीम को लेकर आया गया है। ठीक है, उनका कोई यहाँ पर उनके साथ में कोई दुर्घटना घटती है तो उसके बदले में उनके परिवार वालों को एक पैसा जो है वो बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। ठीक है, साथ साथ में जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए भी यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का ये कवर रखा गया है इसमें। फिर क्रॉप लोन भी देने के बारे में चर्चा की गई है। क्रॉप लोन यानी कि फसलों के लिए लोन देना। इस स्कीम के अंदर बोला जा रहा है कि लगभग 50,000 रुपए का क्रॉप लोन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि जो लैंडलेस लेबरर्स होंगे, जो हमारे फार्मर्स होंगे, उनकी बात करी जा रही है। ठीक है, यानी फसलों के ऊपर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जा सकता है, और वो जो लोन है उस पर ज्यादा ब्याज नहीं लिया जाएगा, ज्यादा क्या लिया ही नहीं जाएगा, 0% इंटरेस्ट पर यहां पर आप लोन उठा सकते हो अपनी फसलों के ऊपर में। ठीक है, तो यहां पर वो मेंशन किया गया है, मतलब क्रॉप लोन्स ले सकते हो। आगे क्लियर हो गया बात, सिंपल है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फिर अगले आर्टिकल में बंदीपुर टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है, और रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है इसने हाल ही में 50 साल पूरे कर लिए एज अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व। यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को इंप्लीमेंट किया गया है, 50 साल पूरे हो चुके हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को लाए हुए। इस वजह से यहाँ पर बंदीपुर टाइगर रिजर्व चर्चा में और रिसेंटली पूरे इंडिया में टॉपिक ट्रेंड भी कर रहा था। तो बंदीपुर टाइगर रिजर्व को 1930s में एस्टेब्लिश किया गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरह, और ये एक टाइगर रिजर्व बना था कब, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पर इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया। अब बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है, ये बेसिकली कर्नाटका में देखने को मिलेगा, और खाली कर्नाटका में भी नहीं है, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये तीनों जहां पर पॉइंट्स को शेयर करते हैं। यहां पर आपको केरला देखने को मिलेगा, ऊपर कर्नाटका और नीचे यहां पर तमिलनाडु। इनके बीच वाला जो रीजन है यहां पर, यहीं पर आप कह सकते हो ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, तीनों के तीनों स्टेट्स में एक ट्राई जंक्शन पॉइंट पर। ठीक है, अब बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास भी कई सारे टाइगर रिजर्व है, जैसे नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहां पर है, तमिलनाडु में है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, ये भी तमिलनाडु में है। वैनेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये केरला में देखने को मिल जाएगा, साउथ में। यानी बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास यहाँ पे अलग अलग और भी टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके नाम हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। और बंदीपुर टाइगर रिजर्व में जो सैंडलवुड है यानी चंदन की लकड़ियां देखने को मिल जाती हैं, ये ग्रो की जाती हैं। रोजवुड, किनो ट्री भी यहाँ पर पाया जाता है। बाकी जानवरों की बात करेंगे तो जो हमारे एशियन एलिफेंट्स है ना, एशियन एलिफेंट्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एशियन एलिफेंट की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी वाले बंदीपुर टाइगर रिजर्व में देखने को मिल जाती है। उसके अलावा बंगाल टाइगर, गौर, स्लॉथ बियर, गोल्डन जैकाल, इस प्रकार के जानवर भी यहां पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगले आर्टिकल में बेस्टिल डे परेड के बारे में डिस्कशन किया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक पेज में यहां पर यानी कि एक स्लाइड में खत्म हो जाएगा। कुछ खास बातें नहीं है, बट दो चार चीज आप समझ सकते हो वनडे एग्जामिनेशन के लिए। तो अभी हाल ही में फ्रांस ने हमारे प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था कि वो पेरिस को विजिट करें, ताकि जो यहाँ पर फ्रांस का हर साल एनुअल बेस्टिल डे परेड होता है उसमें जाकर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि उस परेड को यहाँ पर एज अ गेस्ट अटेंड करें। जैसे हम अपने परेड में कभी किसी कंट्री के प्रधानमंत्री को या फिर वहां के प्रेसिडेंट को बुलाते हैं ना एज अ गेस्ट, तो ऐसा यहाँ पर फ्रांस ने रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया था। ठीक है, बेस्टिल डे परेड पर। तो बेस्टिल डे परेड जो है ना, इसको यहां पर बोला ही जाता है कि ये कह सकते हो 14 जुलाई की मिलिट्री परेड है। ये यहां पे मतलब कहने का मतलब है ये एक फ्रेंच मिलिट्री परेड है, फ्रांस की मिलिट्री परेड है, जो कि कब होती है यहां पर आप देख पाओगे 1880 से यहां पर इस परेड की शुरुआत की गई थी, और 1880 से अभी तक यहां पर इस परेड को कंडक्ट किया जा रहा है। और बोला ही जाता है दुनिया के अंदर में जो सबसे पुरानी मिलिट्री परेड है ना, वो यही यहां पर बेस्टिल डे परेड है। तो बेस्टिल डे परेड के बारे में आपने समझा, क्योंकि यहां पर ये 1880 का समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कह सकते हो कि इससे पहले जो है ये जो पूरा प्रिजन है, जो पूरा बेस्टिल का जेल सिस्टम है, उसके ऊपर अटैक वगैरह किया गया था। फ्रांस के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, क्रांति आई है, उसके बाद यहाँ पर इसी प्रकार से जो मिलिट्री परेड है वो करने लगे हैं। तो 1880 से हर साल यहाँ पर ये मिलिट्री परेड किया जाता है। आपसे
एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, बेस्टिल डे परेड, इस प्रकार की परेड कौन से देश में यहाँ पर करी जाती है? तो ध्यान रखना, फ्रांस में की जाती है और इस दिन को यहाँ पर नेशनल डे ऑफ फ्रांस के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इसको वैसे 14 जुलाई मिलिट्री परेड भी बोलते हैं और ये कब हुई थी? ये 1880 में आप देख पाओगे ना, 1818 से लगातार हो रही है, उस समय पर 14 जुलाई को यहाँ पर की थी, तब से यहाँ पर इस प्रकार की जो परेड है वो हम लोग कर रहे होते हैं, यानी कि फ्रांस के अंदर में इस परेड को किया जाता है। तो अभी यहाँ पर जब जुलाई का महीना आएगा तो उसमें भी यहाँ पर ये परेड होने वाली है। कब होने वाली है? 14 जुलाई को। कब होने वाली है? 14 जुलाई को। ठीक है, क्योंकि ये 14 जुलाई को हर साल ये परेड होती है। तो फ्रांस ने अभी हमारे प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया है कि वो इस जो बेस्टिल डे परेड होने वाली है 14 जुलाई को, उस परेड में जाएं और उस परेड को यहाँ पर एज अ गेस्ट जो है वो अटेंड करें। ठीक है, बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। ना वो फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस को देखेंगे, जो भी हमने अभी डिस्कस किया इस वीडियो में उसको क्वेश्चन की फॉर्म में कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कलिया स्कीम को लेकर, यानी कि कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम को लेकर। इस स्कीम को लेकर आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस स्कीम को लॉन्च किया गया था ओडिशा की सरकार के थ्रू ताकि गरीबी को कम किया जा सके और एग्रीकल्चर को ग्रो किया जा सके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस स्कीम के तहत एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बारे में चर्चा की जाती है 25,000 रुपए तक की। 25,000 रुपए तक का यहाँ पर जो पूरी परिवार है उसको यहाँ पर ये पैसा दिया जाता है ताकि वो अलग अलग जो इनपुट्स है वो खरीद सकें। तो बताओ यहाँ पर इस स्कीम को लेकर क्या क्या यहाँ पर सही चीजें मेंशन की गई हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है पोबीतुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो पोबीतुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है। ये कौन से राज्य में स्थित है ये आपको बताना है, कर्नाटका, असम, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कैपेलोसाइकिया कैरेलेंसिस, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, ये आखिरकार क्या है? ऑप्शन ए ये एक बैक्टीरिया है, या ऑप्शन बी एक ये बैगवॉर्म मॉथ है, या फिर एक न्यू इन्वेजिव स्पीशी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका आंसर भी आपको देना है। ठीक है, आगे आता हूं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक जो टर्म है ना जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रोस्ट्रियम पर्पेरियम, ये जो टर्म है ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है। ये टर्म किस चीज को डिफाइन करती है आपको समझाना है। ऑप्शन ए क्या ये एक न्यूली डिस्कवर फ्रॉग की स्पीशी है। ऑप्शन नंबर बी क्या ये एक एंटी माइक्रोबियल ड्रग है। ऑप्शन नंबर सी क्या ये एक प्लांट फंगस है, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट यहां पर इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बंदीपुर टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटका। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। आज के क्वेश्चन बहुत आसान से हैं, सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, ज्यादा कोई यहां पर सोचने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, तो सारे क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। अब आखिरी क्वेश्चन बात करता है बेस्टिल डे परेड के बारे में। तो बेस्टिल डे परेड हाल ही में न्यूज में देखने को मिली है, ये एक एनुअल मिलिट्री परेड है। ये कौन से देश में यहां पर की जाती है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी जर्मनी, या फिर ऑप्शन डी इजराइल। तो फटाफट इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। अब फटाफट हम लोग इनके आंसर्स को देख लेते हैं ताकि आप यहाँ पे मैच कर सको कितने क्वेश्चन आपने सही किए। वैसे आज सारी क्वेश्चन सही किए होंगे क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, वनडे एग्जामिनेशन की तरह थे। यहाँ पर कोई ज्यादा स्टेटमेंट वगैरह आपको नहीं मिले हुए। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन से आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था बेस्टिल डे परेड के बारे में। तो ये परेड कौन से देश में की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रांस में की जाती है। 14 जुलाई को यहाँ पर ये हर साल परेड को रखा जाता है और अब की बार हमारे प्रधानमंत्री को फ्रांस ने इन्वाइट किया है, उसी वजह से यहाँ पर यह परेड चर्चा में है। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में पूछा गया था बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है, कौन से राज्य में? तो कर्नाटका में आपको ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा और स्पेशली यहाँ पर कर्नाटका के साथ साथ तमिलनाडु, केरल तक यहाँ पर ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास कई सारे और भी टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कॉन्ट्रोस्टेरियम पर्पेरियम, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है। तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है? ठीक है, इस चीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, एक प्लांट फंगस है। हमने डिस्कस किया था, इसी प्लांट फंगस की वजह से कोलकाता में एक 61 साल के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके अंदर में जो इन्फेक्शन है वो यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, तो एक डेंजरस प्लांट फंगस है जो कि यहाँ पर पेड़ को ही बर्बाद करता है, प्लस इसका इन्फेक्शन पहली बार दुनिया में देखने को मिला है। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कैपेलोसाइकी कैरेलेंसिस, ये हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बैगवॉर्म मॉथ। तो बैगवॉर्म मॉथ आपको ये देखने को मिलेगा जो कि अभी रिसेंटली केरला के अंदर पाया गया है। इसके नाम से आप यहाँ पे पता लगा सकते हो केरल का यूज वर्ड किया जा रहा है, तो केरला के अंदर में इसको डिस्कवर भी किया गया है।
फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज में है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो उसका सही उत्तर अगेन असम है। असम के अंदर में आपको ये पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, जहां पर सबसे ज्यादा वन हॉर्न वाले जो राइनोज है वो पाए जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर इस स्कीम को लेकर पूछा गया था, कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन को लेकर पूछा गया था, दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? वैसे यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इस वजह से बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ओडिशा सरकार ने इसको लॉन्च किया ताकि गरीबी को दूर किया जाए, एग्रीकल्चर को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। दूसरा पॉइंट भी हमने आर्टिकल में रखा हुआ था, बट शायद मैं इसको एक्सप्लेन करना भूल गया हूँ, बट अभी यहाँ पर आप सुन सकते हो। ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देने का काम करता है, 25,000 रुपए तक का हमारे परिवार वालों को, खासकर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करने वाले परिवार हैं उनको यहाँ पर 25,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बारे में चर्चा करता है, ताकि वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब चीज़ों को वो परचेज कर सकें, एग्रीकल्चर को बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सकें। फिर एक क्वेश्चन और था, बट इसमें क्या हुआ ना कि क्वेश्चन वाली स्लाइड लगाना भूल गया, या फिर लगाई होगी तो वो डिलीट हो गई है, दूसरी वाली स्लाइड यहाँ पर रह गई थी। तो पलामू टाइगर रिजर्व को लेकर था, तो पलामू टाइगर रिजर्व को लेकर 2 स्टेटमेंट्स से बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये स्थित है छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पे जो झारखंड वाला रीजन है ना, वो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाले रीजन पर आता है, तो वहीं पर ये पलामू टाइगर रिजर्व स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो पूरा टाइगर रिजर्व है ब्राह्मणी रिवर से यहाँ पर घिरा हुआ है, ये बात गलत है। इसके नॉर्थ में ब्राह्मणी रिवर नहीं, एक दूसरी रिवर देखने को मिलती है जिसका नाम एस है। चलो मैंने इतना बता दिया, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट उसका नाम बताओ, देखना आपने कितने अच्छे से सुना है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हुए आप समझ जाओगे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे सेशन के सारे आर्टिकल। आई होप गाइस आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी है बेहतरीन तरीके से मिल चुकी है। नाउ करते हैं हम लोग आज के अपने सेशन को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।